गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए साइंस की क्लास लेकर आई हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपके साइंस में जो है आपका बायोलॉजी का सेक्शन। तो यहाँ पर आज हम वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने जब आपका टाइम टेबल आपसे शेयर किया था आपकी सभी क्लासेस का, तो अगर आपने अभी तक आपने वो वीडियो ना देखा हो, जो आपका टाइम टेबल का जो शेड्यूल है आपकी क्लासेस का, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं कि आपकी कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस किस दिन चलेंगी और क्या टाइमिंग है, सारा कुछ मैंने आपसे शेयर किया है। तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज का जो आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है साइंस। और साइंस में मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ आपका बायोलॉजी का सेक्शन। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि यहाँ पर आपकी जितनी भी क्लासेस चलती हैं 10th क्लास की सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपकी बिल्कुल फ्री में है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़ जाना है। तो जितने भी क्लासेस आपकी 10th क्लास के यहाँ पर ली जाती हैं सारी क्लासेस आपकी एकदम फ्री में हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको बायोलॉजी का जो आपका सेक्शन है साइंस का वो यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम आपका बायोलॉजी का जो आपका साइंस की यूनिट 2 है जैव जगत। तो यहाँ पर इस टॉपिक में जो आपका ये यूनिट है इसमें आपका लेसन कौन सा है, लेसन आपका इसमें है जीवन की प्रक्रियाएं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर आप आज डिस्कस करेंगे कि जीवन की प्रक्रियाएं होती क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सारे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो यहाँ पर आपकी जो मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ बायोलॉजी की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो आपका लेसन होगा उस लेसन के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम उसके लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा हम टॉपिक के बारे में जान लेंगे कि आखिर टॉपिक में क्या चीज़ें दी गई, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहले हम वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम इस लेसन के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने से क्या होगा, इसमें आपके जो भी छोटे छोटे जो टॉपिक आते हैं आपके वो भी इसमें डिस्कस हो जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम आपके यहाँ पे कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका एक तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा और साथ में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी आपका इसमें कवर होता चला जाएगा। इसके अलावा इससे आपके जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन बनते हैं वो भी इसमें अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका जो लेसन 6 है आपका जीवन की प्रक्रियाएं यानी लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपका इस लेसन का ये पार्ट 1 है, इसी के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी तो उसमें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो आपका ये पार्ट 1 है तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो लेसन है जीवन की प्रक्रियाएँ, इसके बारे में हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताया गया है कि जो आपकी जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवधारियों में चाहे वह एक कोशीय अमीबा हो या मनुष्य हो अथवा विशालकाय वृक्ष, कुछ विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है जो जीवधारी होते हैं, जो जीव होते हैं, उनमें आपका चाहे वो एक कोशीय जीव हो या आपका मनुष्य हो या कोई विशालकाय वृक्ष हो, तो उसमें जो है कुछ ना कुछ विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, यानी उसमें कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं जो उनको निर्जीव से अलग करती हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा जो सजीव और निर्जीव होता है, तो जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो आपकी सजीव से किस तरह से अलग होती हैं, उनकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवधारियों में चाहे वह एक कोशीय अमीबा हो या मनुष्य या आपका कोई विशालकाय वृक्ष हो, तो इसमें कुछ विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग पहचान सकते हैं। तो आपका जो जो हमारी सजीव चीज़ें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसी विशेष प्रोसेस होती हैं जो उनको निर्जीव पदार्थों से अलग करती है, यानी हम उनको जो आपका सजीव चीज़ें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं, ऐसी कुछ विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जो उनको निर्जीव चीज़ों से अलग करती हैं। तो वो क्या क्या होती हैं वही आपका यहाँ पे
डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं जो सजीव चीज़ों को निर्जीव से अलग करती हैं। ये आपका यहाँ पे बताया गया है। तो जैव प्रक्रियाएं आपका यहाँ पर ये बताया गया है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे कि सभी जीवधारी, तो जो सभी जीवधारी होते हैं, जो आपकी सजीव चीज़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपका सबसे पहले होता है आपका भोजन करती हैं। तो जितने भी हमारे जीवधारी होते हैं, चाहे मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो, वो सबसे पहले क्या होता है, वो भोजन करते हैं। भोजन करते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भोजन करते हैं। तो भोजन करने से क्या मिलता है, भोजन करने से पोषण मिलता है। जो भी हमारा शरीर होता है, जो भी कोई जीव होता है, वो भोजन क्यों करता है, ताकि उसको पोषण मिल सके, एनर्जी मिल सके, ऊर्जा मिल सके, इसलिए वो भोजन करता है। तो ये आपकी एक विशेष प्रक्रिया हो गई जीवधारी में, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोजन करते हैं। और ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपका जो निर्जीव चीज़ें होती हैं और जो सजीव चीज़ें होती हैं वो उनको अलग करता है। तो सजीव में आपका क्या होता है, जो आपकी विशेष एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सजीव चीज़ें होती हैं वो आपका भोजन करती हैं, जिससे उनको पोषण मिलता है। तो भोजन करना मतलब पोषण मिलना, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन सांस लेकर प्राप्त करते हैं। यानी जब हम भोजन करते हैं, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, अच्छे से हम भोजन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उससे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जब हमारी बॉडी रहेगी, जो हमारी बॉडी है उसमें एनर्जी रहेगी, तभी तो हम सांस ले पाएंगे, तभी तो ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण कर पाएंगे। तो ये आपकी कौन सी प्रोसेस हो जाती है, जब हम ऑक्सीजन को सांस लेकर प्राप्त करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी श्वसन कहते हैं इसे, यानी सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो वो क्या प्रोसेस हो जाती है आपकी, वो प्रोसेस आपकी हो जाती है श्वसन। तो दूसरा जो आपका सभी जीवधारी जो होते हैं सबसे पहले तो भोजन करते हैं, जिससे उनको पोषण मिलता है। जब हम भोजन कर लेते हैं तो जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमें अपने बॉडी में एक एनर्जी मिलती है, जिससे हम सांस लेते हैं। तो ये आपकी जो सभी जीवधारी होते हैं, दूसरी प्रोसेस क्या करते हैं, आपकी जो उसकी विशेष प्रक्रिया है वो ये आपकी ये होती है कि जब हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है तो हम ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन को हम सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं, जिसे हम श्वसन कहते हैं। ये आपका यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट 3। क्या लिखा हुआ है आपका कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जैसे कि हम जब भोजन करते हैं, भोजन हमारा करते हैं, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। तो जितना भी हम भोजन करते हैं सारा हमारे पेट में तो नहीं पचता है, कुछ ना कुछ जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो रह जाते हैं। तो उनको हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो जो भी चीज़ें हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि जब भी जैसे हमारा पहला पॉइंट हो गया, हमने भोजन किया, भोजन से हमें पोषण मिला। जब हमारे शरीर में हमने भोजन किया तो हमारे शरीर में पोषण मिला। पोषण मिलने के बाद हम जब भी भोजन किए, उससे हमें भोजन का ऑक्सीकरण हुआ, उससे हमें क्या मिला, उससे हमें एनर्जी मिली। जब हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है तब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जो कि हमारा श्वसन द्वारा होता है। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है आपका, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद जब हमने भोजन कर लिया, हमें एनर्जी मिल गई, तब सारा जो हमने भोजन किया, सारा भोजन तो हमारे पेट में पचता नहीं, उसमें से कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो हमारे शरीर में रह जाते हैं, तो उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो जब हमारे शरीर से हम उनको बाहर निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ये भी हमारा जो जीवधारी आपके होते हैं, इनमें जो विशेष प्रक्रियाएँ होती हैं वो उसमें से आपकी ये भी एक विशेष प्रक्रिया है कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकाला। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हम जब अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। तो ये आपका पॉइंट हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं। तो जितने भी जीवधारी होते हैं अपनी जाति को, मतलब जैसे कि कोई जानवर है, जैसे कि आपकी बिल्ली हो गई या कुत्ता हो गया, कोई भी आपका जानवर हो गया, तो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, जैसे कि मतलब जैसे वो हैं तो वैसे ही उसी तरह की वो संतान भी उत्पन्न करते हैं। जैसे आपके कुत्ता हो गया तो कुत्ते के बच्चे को आपने देखा ही होगा, बिल्ली हो गई, बिल्ली के बच्चे को भी आपने देखा होगा। तो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जो उनकी जाति है, जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ता जो है पिल्ले को जन्म देता है, बिल्ली हो गई तो मतलब बिल्ली के बच्चे को भी आपने देखा होगा, तो वो अपने जैसी वो है
वैसे ही बच्चे को जन्म भी देती है। तो जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनन। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, जिसको जनन कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि पर्यावरण में संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। तो पर्यावरण के थ्रू भी जो भी संवेदनाएं होती हैं उनको भी ग्रहण करते हैं। तो जो आपकी जैव प्रक्रियाएं हैं, जैव प्रक्रियाएं में आपकी इतनी सारी प्रोसेस यहाँ पे आ जाती हैं। तो जो आपके सजीव और निर्जीव होते हैं, जो आपके सजीव जो होते हैं उनको, उनके अंदर कुछ विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती है। कौन कौन सी विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती है, जैसे कि आपका पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया। ये सारी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस पाई जाती हैं जो कि आपकी सजीव को जो है निर्जीव से अलग करती हैं। तो ये सारी प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपके सीधे सीधे से यहाँ पे आपकी डेफिनेशन भी हो जाती है जीवन की प्रक्रियाएँ के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर अच्छे से बता दिया है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त तथा अन्य उन सभी प्रक्रियाओं को जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जैव प्रक्रियाएं यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे आपकी जो जैव प्रक्रिया है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि आपकी इतनी प्रोसेस तो होती है, इसके अलावा भी जो आपका है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अन्य उन सभी प्रक्रियाओं को जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं, यानी ये तो इतनी प्रक्रियाएं होती हैं, इसके अलावा भी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा जो जीव होते हैं स्वयं को बनाए रखते हैं यानी स्वयं को जीवित रखते हैं तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, यानी जैसे वो हैं वैसे ही संतान उत्पन्न करते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी हो जाती है जैव प्रक्रियाएं यानी लाइफ प्रोसेस। तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन भी हो गई। इसके अलावा आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर क्रिया विज्ञान या कायिकी में इन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जो आपकी जैव प्रक्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन किसके थ्रू किया जाता है, उसका अध्ययन आपका जो है किया जाता है फिजियोलॉजी के थ्रू किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शरीर प्रक्रिया विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में फिजियोलॉजी कहते हैं, तो इन क्रियाओं का अध्ययन जो है वो फिजियोलॉजी के थ्रू आपका इसका अध्ययन किया जाता है। जो भी आपकी जैव प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी आपकी लाइफ प्रोसेस होती हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं यानी बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो जो आपका यहाँ पे जो भी जितने भी आपके जीव होते हैं उनमें जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और जो आपकी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो आपकी 2 प्रकार की होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो जो भी आपकी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो भी आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, वो आपकी होती हैं 2 प्रकार की। और उसमें आपका कौन कौन सा है, तो उसमें आपका फर्स्ट है अपचयी क्रियाएं यानी कैटाबोलिक रिएक्शन। तो कैटाबोलिक रिएक्शन आपका क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। तो आपका जो भी अपचयी क्रियाएं होती हैं, जो भी आपकी कैटाबोलिक रिएक्शन होते हैं, उनमें क्या होता है, इनमें आपका कि लिखा है कि इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपकी अपचयी क्रियाएं होती हैं इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो भी जटिल यानी जो भी हार्ड जो भी जटिल कार्बनिक अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन क्रियाओं में जो आपकी कैटाबोलिक रिएक्शन होती हैं, जो कि आपकी अपचयी क्रियाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, इसमें आपका ये होता है कि जो भी जटिल कार्बनिक होते हैं, जो भी जटिल कार्बनिक अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, जैसे पाचन तथा श्वसन। तो पाचन में आपका क्या होता है, जैसे कि हम भोजन करते हैं, भोजन भी हम कुछ भी खाते हैं तो वो भी जैसे हम कभी मुलायम चीज़ें खाते हैं, कभी हार्ड चीज़ें खाते हैं, जो भी हम खाते हैं तो इसमें आपका कुछ चीज़ें तो आपकी हार्ड होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं आपकी वो मुलायम होती हैं। तो यही आपको जो आपकी कैटाबोलिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो भी जटिल कार्बनिक अणु होते हैं उनको आपका जो है वो सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, जैसे कि पाचन तथा श्वसन। ये आपके इसके यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो इसको आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। तो आपकी यहाँ पर ये अपचयी क्रियाएं होती हैं जो कि आप उसको इंग्लिश में कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। तो कैटाबोलिक में आपका यही होता है कि जो आपके जो भी जटिल कार्बनिक अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है, सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है। जैसे कि आपका पाचन होता है, तो जब भी हम भोजन करते हैं, भोजन हम ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसमें हम कुछ चीज़ें खाते हैं जो कि बहुत ही जटिल होती हैं या बहुत हार्ड होती हैं। तो पाचन के थ्रू जब भी हम मुँह में कुछ चीज़ डालते हैं तो उसको हम चबाते हैं, फिर उसमें लार बनता है, तो वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में जाता है। तो जितनी भी ये प्रोसेस होती है आपके पाचन में
वो आपकी इसमें जो भी जटिल चीज़ें होती हैं तो उनको सबसे पहले जो भी जटिल कार्बनिक अणु होते हैं उनको धीरे धीरे करके सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है। तो इसमें आपका पाचन आ जाता है और आपका इसमें श्वसन क्रियाएं आ जाती हैं ये आपकी इसमें अपचयी क्रियाओं में। इसके बाद आपका दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा आपका यहाँ पे दिया गया है उपचयी क्रियाएं। क्या दिया है, एनाबॉलिक रिएक्शन। ये क्या होता है, इसमें आपका होता है जैसे कि आपका अपचयी क्रियाओं में हम पहले जटिल कार्बनों जो आपके जटिल कार्बनिक थे अणु थे उनको सरल में तोड़ते हैं, तो आपका उपचयी क्या हो जाता है, आप उपचयी आपका इसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि इसमें आपका लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या लिखा हुआ है कि इनमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा जीवों में वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो आपकी उपचयी क्रियाएं होती हैं यानी एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, इसमें आपके सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। तो इसमें आपकी जो आपकी उपचयी क्रियाएं हैं उसमें जो भी आपके सरल कार्बनिक अणु होते हैं उनका जो है वो जटिल अणुओं में संश्लेषण किया जाता है। फिर जैसे इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका जैसे पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण से आप अपना जो भी क्रिया करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। और इसी तरह से जीव जो होते हैं, जीव यानी वो क्या करते हैं, वो वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिन अम्लों का संश्लेषण करते हैं। तो जो आपके वसा और प्रोटीन होते हैं ये आपके सरल कार्बनिक अणु इसमें आपके पाए जाते हैं। तो इनका क्या किया जाता है आपका उपचयी क्रियाओं द्वारा, तो उपचयी क्रियाओं के द्वारा इनका जो भी आपके सरल कार्बनिक अणु होते हैं उनका जो है जटिल अणुओं का संश्लेषण किया जाता है आपके उपचयी क्रियाओं के द्वारा, जो कि आपकी एनाबॉलिक रिएक्शन होती हैं उनके द्वारा आपका ये चीज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो भी आपका ये टॉपिक था जैव प्रक्रियाएं, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया जो भी आपकी प्रोसेस जो होती हैं, क्या क्या आपके जीवन में प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी एक जीवधारी में पाई जाती हैं और जो आपकी सजीव चीज़ें हैं वो किस तरह से निर्जीव से अलग है, कौन कौन सी उसमें प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट्स उसमें प्रोसेस होती हैं जो उनको निर्जीव से अलग करती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है पोषण। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पोषण यानी न्यूट्रिशन। इसके बारे में अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि पोषण क्या है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो पोषण है यानी जो न्यूट्रिशन है वो होता क्या है। तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करना। जैसे कि हम भोजन करते हैं, भोजन से हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो एकदम सीधे सीधे शब्दों में आपका लिखा हुआ है कि जीवों द्वारा यानी मनुष्यों द्वारा जो भी जीव हैं, जो भी आपके सजीव जीव हैं, वो भोजन द्वारा या पोषक तत्वों द्वारा जो भी प्राप्त करते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। एकदम सरल भाषा में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को हम पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। ये आपका इसकी डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि पोषण की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है, क्यों हमें पोषण की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताया गया। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि हमें जो पोषण है, जो आपका न्यूट्रिशन है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवों को पोषण की आवश्यकता है, क्यों है आवश्यकता इसकी। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि जीवों को पोषण आवश्यक है क्योंकि ऊर्जा स्रोत के लिए, जैसा कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्जा स्रोत यानी एनर्जी सोर्स। तो समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है, ये ऊर्जा आपको मिलती है भोजन से। यानी आपका हमें पोषण क्यों जरूरी है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी, जब हमारी बॉडी अच्छे से उसमें एनर्जी रहेगी, अच्छे से हम भोजन करेंगे, तभी तो हमारी बॉडी चल पाएगी, तभी हम कोई अपनी लाइफ में जो भी हमें काम करना है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जैसे लिखा भी हुआ है कि समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी जो भी हम अपनी डेली लाइफ में जो भी हम रूटीन फॉलो करते हैं, जो भी हम दैनिक क्रियाएं करते हैं, उसको करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, पोषण से मिलती है, जो कि हम भोजन करते हैं। पोषण हमें कहाँ से मिलता है, पोषण जो है वो हमें भोजन से मिलता है। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि
समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता मिलती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हमें पोषण की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है ताकि हमारे शरीर में हमें ऊर्जा मिल सके, और जब हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगी तभी हम अपनी डेली रूटीन को फॉलो कर पाएंगे। जो भी हमारे जीवन की जैविक क्रियाएँ हैं उसको हम सुचारू रूप से कर पाएंगे। ये आपका यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, आपका लिखा हुआ है शारीरिक वृद्धि यानी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। तो जो भी आप भोजन करते हैं, भोजन करने से आपके जो शरीर, जो आपके बॉडी के इंटरनल जो पार्ट होते हैं उसमें आपका नया जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाओं का आकार बढ़ता है। तो आपके बॉडी में जो है बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। तो जब भी हम भोजन करते हैं, भोजन से हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस होती हैं, उन प्रोसेस से कोशिकाओं का निर्माण होता है और कोशिकाएं बनती हैं, टूटती हैं। बहुत सारी प्रोसेस हमारे जो भी बॉडी है उसमें होती हैं। तो जब आगे के चैप्टर हम पढ़ेंगे आपके, तो उसमें हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है शारीरिक वृद्धि यानी फिजिकल ग्रोथ, तो यहाँ पे आपका लिखा है कि भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है। इससे आपका क्या होता है कि कोशिकाओं का आकार बढ़ता है। जो आपकी बॉडी के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है उनका आकार बढ़ता है, और जब कोशिकाओं का आकार बढ़ता है तो उनसे क्या होता है, उनसे उनके जो जीव होते हैं उनमें विभाजन होता है। जो आपकी कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन होता है। विभाजन होने से क्या होता है, जो भी आपके जीव होते हैं उनके आकार में वृद्धि होती है। तो जब भी आपके आकार में वृद्धि, जैसे आप बच्चे होते हैं, छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उनकी शारीरिक ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? जो उनकी फिजिकल ग्रोथ है वो होती है, यानी शारीरिक वृद्धि होती है धीरे धीरे। तो ये भी आपका कहाँ से मिलता है? आपका पोषण से मिलता है। जब हम भोजन करेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, तभी तो हमारी ग्रोथ होगी, तभी तो हमारी जो शारीरिक वृद्धि है वो बढ़ेगी। ये आपको यहाँ पे बताएगा। तो इसके लिए भी हमें पोषण की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपको यहाँ पे बताया गया कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले आपको जाता है ऊर्जा के लिए, फिर आपका दूसरा लिखा हुआ है शारीरिक वृद्धि के लिए। अब लास्ट में आपका तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है शरीर में टूट फूट की मरम्मत यानी रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स। तो ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या लिखा हुआ है कि नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। तो जो आपकी बॉडी होती है, जो आपके बॉडी के इंटरनल जो पार्ट होते हैं, जो भी आपकी कोशिकाएं होती हैं, जो भी ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, सेल्स होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ टूट फूट होती रहती है। तो उनको रिपेयर करने के लिए जो आपके इंटरनल शरीर में जो भी आपकी सेल्स होती हैं, जो भी आपके ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको रिपेयर करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपको कहाँ से मिलता है? जब आप भोजन करते हैं, भोजन से हमें पोषण मिलता है। तो जब भी जो भी पोषण हमें मिलता है, हमारे शरीर के अंदर भोजन जाता है, तो जो आपके बॉडी के अंदर जो भी कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, जो ऊतक हैं, जो टूट जाते हैं या उनमें कोई चीज़, उनका कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, तो उसकी मरम्मत के लिए भी जो है हमें पोषण की ज़रूरत पड़ती है। पोषण ही रहता है जो हमारे शरीर में जो भी अंदर टूट फूट हो जाती है उसको वो उसकी मरम्मत कर देता है। तो ये इसके लिए भी हमें पोषण की आवश्यकता यहाँ पे होती है। और इसमें आपका नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट आपका यहाँ लिखा हुआ है रोगों से प्रतिरक्षा। तो रोगों यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। तो जब आपके शरीर अच्छा रहेगा, आपकी पूरी बॉडी अच्छी रहेगी, आपके बॉडी में अच्छे से आपको न्यूट्रिशन मिला रहेगा, तभी तो आप रोगों से लड़ पाएंगे। तभी आपके अंदर जो आपकी, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपकी प्रतिरक्षा जो पावर होती है वो अच्छी रहेगी, तभी तो आप बीमारियों से लड़ पाएंगे। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, और जब आपकी पूरी बॉडी कमज़ोर रहेगी, आपके अंदर कोई पोषण ही नहीं रहेगा, कोई एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो आप रोगों से कैसे लड़ेंगे? ये आपको यहाँ पे बताएगा। तो इसीलिए हमें पोषण की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो हमारी बॉडी है, जो भी आपके सजीव हैं, जो भी आपके जीव हैं, उनको एनर्जी मिल सके, उनकी शारीरिक वृद्धि हो सके, और उनके शरीर में जो भी टूट फूट हो चुकी है उसकी मरम्मत हो सके, और इसके साथ साथ रोगों से प्रतिरक्षा यानी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की शक्ति भी मिल सके। इसके लिए हमें पोषण की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपका मैंने पोषण के बारे में भी आपको अच्छे से बता दिया है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और पोषण की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या टॉपिक है? नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोजन के मुख्य घटक अथवा पोषक तत्व। तो जो आपके भोजन है, आपके भोजन जो आप भोजन खाना खाते हैं उसके आपके मेन कंपोनेंट क्या हैं, वो आपको यहाँ पर बताया गया। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि भोजन के मुख्य घटक अथवा पोषक तत्व यानी मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड और न्यूट्रिशन ऑफ फूड्स, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो क्या क्या होते हैं आपके भोजन के मुख्य घटक, उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण तथा जल भोजन के मुख्य घटक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि जो जितने भी आपके जो भोजन के मुख्य घटक होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। वो आपके हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सब जो है वो भोजन के मुख्य घटक होते हैं। जब हमारे भोजन में ये सभी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हमारे भोजन में ये सभी तत्व प्रचुर या पर्याप्त मात्रा में होते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। तो जब भी आपका जो भी भोजन होता है, अगर आपके भोजन में ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल रही हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, आप समय समय पर अच्छे से भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे भोजन के मुख्य घटक हो जाती हैं, पोषक तत्व हो जाते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मिलती रहती हैं, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती हैं, तभी जो है हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के भोजन को हम संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट कहते हैं इसको। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर निम्नलिखित 3 समूह में बांटा गया है। तो जो आपके पोषक तत्व हैं, उन कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो उनके का जो भी आपके पोषक तत्व हैं उनके कार्य के आधार पर उनको 3 समूह में बांटा गया है। कौन कौन सा समूह है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका फर्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व यानी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें आपके कौन कौन से आपके आ जाते हैं पोषक तत्व, तो इसमें आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, क्या आ जाता है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है, और इसमें आपका आ जाता है वसाएं, ये आपका इसमें आ जाता है जो कि हमें एनर्जी देते हैं। ये कौन से तत्व हैं आपके पोषक, ये वो तत्व हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद दूसरा आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है निर्माणकारी पोषक तत्व, यानी जो भी पोषक तत्व जो भी हमारे शरीर में जो भी टूट फूट हो जाती है उसको निर्माण करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसको फिर से अच्छे से बनाते हैं। उसके लिए आपका कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, उसके लिए आपका कौन सा पोषक तत्व है, उसके लिए आपका है प्रोटीन्स। इसके बाद आपका तीसरा क्या लिखा हुआ है, तीसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व यानी इम्यूनिटी गिविंग न्यूट्रिशन। तो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा यानी हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक है उसके बारे में यहाँ पर बताएगा। वो कौन कौन से हैं आपके, विटामिन हैं और खनिज लवण है, ये आपके प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। तब यहाँ पर हम एक एक करके सारी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपका फर्स्ट लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका कौन सा पोषक तत्व है, ये आपका ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो किसके मिलने से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। और ये कितने प्रकार का होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका होता है 2 प्रकार का। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट आ जाता है सरल कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सरल कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, तो सरल कार्बोहाइड्रेट्स में आपका आ जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज तथा लैक्टोज, ये सारे आपके आ जाते हैं सरल कार्बोहाइड्रेट्स में। जैसे इसमें आपका जो आपका ये सरल कार्बोहाइड्रेट्स ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस किन चीज़ों में मिलते हैं, तो जो आपका जो सरल कार्बोहाइड्रेट्स ये आपको मिलता है गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि में, ये आपके सरल कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, क्या लिखा हुआ है आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है ये आपका पाया जाता है आलू, चावल, अरबी, मक्का तथा साबूदाना आदि में आपका जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है ये पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम आलू, जो आपका आलू होता है या चावल होता है, जब उसको हम धुलते हैं तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो आपका सफ़ेद सफ़ेद निकलता है उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्टार्च। तो जब भी आप आलू वगैरह आपने धुलते हुए देखा होगा, जब भी आप चावल, अगर आप देखिए चावल को धुलते हुए, जब भी आप चावल धुलेंगे तो उसमें आपका वाइट वाइट सा निकलता है कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टार्च बोलते हैं। तो ये आपका हो जाता है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो आपको किससे मिलता है, आपको वो आलू से मिलता है, चावल से मिलता है, अरबी से मिलता है, मक्का और साबूदाना, इन चीज़ों से आपका जो है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स आपका मिलता है। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स की उपयोगिता, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पर
लिखा हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स की उपयोगिता। तो कार्बोहाइड्रेट्स की उपयोगिता क्या होती है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हम लेते हैं ये क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो भी हमारे जीवन की, जो हम डेली बेस पे, जो हमारा डेली रूटीन होता है उसके लिए हमें एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फिर आपका इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। तो आपका जो ग्लूकोज होता है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्या लिखा हुआ है कि ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है वो जो आपकी सेल होती हैं, सेल्स जो होती हैं आपके शरीर के बॉडी के अंदर जो पाई जाती हैं, उसका जो ग्लूकोज होता है वो कोशिका का ईंधन होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है कि ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं या शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो ग्लूकोज होता है वो कोशिका का कोशिका जो होती है, जो सेल होती है उसका ईंधन होता है और ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत भी है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट आपका इसमें क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत कोशिकाओं में संचित किया जाता है। तो जो आपका ग्लूकोज होता है उसका जो ग्लाइकोजन के रूप में उसको यकृत कोशिकाओं में संचित किया जाता है। तो ये आपका हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स की उपयोगिता के बारे में। अब हम जान लेते हैं जो आपकी वसा होती है, यानी जो आपकी वसाएं होती है यानी फैट्स, ये आपका क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है वसाएं यानी फैट्स। तो वसाओं का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है। तो जो आपकी वसाएं होती है, जो आपका फैट होता है, उसका भी निर्माण जो है वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है, किंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होती है। तो जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से वसाओं का निर्माण होता है, लेकिन जो इसमें आपका ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि पशुओं से यह हमें मक्खन, पनीर, दूध तथा घी के रूप में मिलता है। तो जो आपकी वसाएं होती हैं वो आपको कहाँ मिलती हैं, जैसे कि आपका मक्खन हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, इन सारी चीज़ों में जो है आपकी वसाएं पाई जाती हैं, फैट जो है वो इन सारी चीज़ों में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो आपका होता है नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि जो है ये इसके वनस्पतिक स्रोत हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है वसा के बारे में। अब यहाँ पे बात आ जाती है वसा की उपयोगिता। तो वसा की ज़रूरत क्या होती है हमारे शरीर के लिए, यहाँ पर ये बताया गया है। तो आपका यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं। तो शरीर जो हमारा, जब भी हम भोजन करते हैं, जो भी इसके शरीर में जो भी अतिरिक्त भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो कहाँ संचित होते हैं, वो वसा के रूप में हमारे शरीर के अंदर जो है वो संग्रहित होते हैं, यानी स्टोर रहते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है वसा जो है वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वसा भी जो है हमें एनर्जी देते हैं, जैसा कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो उसी तरह से जो आपकी वसा होती है वो भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अलावा जो आपकी वसा वो क्या करती है, ये ताप नियंत्रक तथा कोशिका के निर्माण में सहयोग देते हैं। तो जो भी हमारा टेम्परेचर होता है उसको भी ये जो हमारी वसा होती है उसको भी ये इसको भी नियंत्रित करती है और कोशिका के निर्माण में सहयोग देते हैं जो आपकी वसाएं होती हैं। इसके बाद आपका क्या लिखा है, वसा शरीर को आकृति भी प्रदान करती है। तो जो वसा है वो हमारी बॉडी को शेप भी देती है, ये भी आपका वसा के द्वारा किया जाता है। तो इतने पॉइंट जो हैं यहाँ पर वसा के बारे में, जो वसा की उपयोगिता है यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वसा हो गया। अब हम जान लेते हैं प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स क्या होती हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। तो प्रोटीन्स के निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें भाग लेती हैं, तो इसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। तो प्रोटीन का एक अणु जो है कई अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो जो आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एक अणु जो होता है वो कई अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आपको प्रोटीन के बारे में बता दिया गया। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है कि हमें प्रोटीन जो है कहाँ कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जंतुओं में प्रोटीन के स्रोत क्या, जो जंतु होते हैं वो जो जानवर वगैरह होते हैं वो किन किन चीज़ों से प्रोटीन प्राप्त करते हैं, तो वो आपका यहाँ पे बताया गया था कि जंतुओं में प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं। तो जैसे आपका हो गया मांस, मछली, दूध, अंडा,
तथा पनीर आदि, ये हो गया। इसके बाद जो वनस्पति जगत, जो आपका वनस्पति जगत है, उसमें आपको प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलते हैं ये आपको यहाँ पे बताया गया, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो वनस्पति जगत में या दालों, गेहूँ, मूंगफली, बादाम आदि से आपका प्रोटीन मिलता है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम जान लेते हैं प्रोटीन की उपयोगिता क्या है, प्रोटीन का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर होता है, इससे इसके यूज़ से हमें क्या क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन्स जो है वो जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। तो इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन्स है वो जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। ये सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से जितने भी प्रकार के आपके एंजाइम्स वगैरह होते हैं, जब हम आगे की क्लासेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स वगैरह क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि ये सभी प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं जो आपके प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की उपयोगिता क्या है, ये शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, जो टूट फूट होती है शरीर की, वो प्रोटीन जो है उसको ठीक करने में, जो भी आपके बॉडी के अंदर जो भी टूट फूट हो जाती है, जो भी आपकी सेल्स हैं, कोशिका हैं, उनमें जो भी टूट फूट होती है उसको प्रोटीन के द्वारा जो है वो प्रोटीन जो होते हैं उस टूट फूट की मरम्मत करते हैं। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो जो प्रोटीन होते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूरत पड़ने पर ये ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा भी देते हैं प्रोटीन्स, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका क्या लिखा हुआ, इसके बाद आपका लिखा हुआ कि प्रोटीन से बनी एंटीबॉडीज़ हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो प्रोटीन के द्वारा जो भी एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है वो हमें रोगों से लड़ने में हमारी सुरक्षा भी करती है, तो ये भी आपको यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रोटीन के बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया। अब इसके बाद आपका आ जाता है विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होती हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो विटामिन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में विटामिन से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा है कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो जो आपका विटामिन होता है ये क्या होते हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग यानी डिफिशियंसी डिजीज़ होते हैं। इन्हें वृद्धि कारक यानी ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। तो जो आपका विटामिन होता है इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जो आपके विटामिन्स होते हैं आपके बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके जो विटामिन्स होते हैं क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। और अगर आपके शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाए तो उससे कौन सा रोग हो जाता है, उससे आपका डिफिशियंसी डिजीज़ यानी अपूर्णता रोग होते हैं। और जो आपका विटामिन्स है इसे हम वृद्धि कारक यानी ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। ये आपके हो गया विटामिन्स के बारे में। अब यहाँ पे आपके विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं ये आपको यहाँ पे बताया गया। तो जो आपके विटामिन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा आपका होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो आपके जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं बी और सी। तो जो बी और सी हैं ये आपके विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, तो वसा में आपके घुलनशील विटामिन होते हैं आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के। तो ये आपके सारे जो हैं वो वसा में घुलनशील है। लेकिन जो आपके बी और विटामिन सी हैं ये आपके किस में घुलनशील है, ये आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा विटामिन के बारे में बता दिया। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, आपका इसके बाद लिखा हुआ है जल तथा खनिज लवण। तो ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है इसका। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जल तथा खनिज लवण यानी मिनरल सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या होता है, ये जल जो है वो जल जीव द्रव का मुख्य भाग है। तो जो आपका जल होता है ये आपके शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप जानते हैं। जल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल जो है वो जीव द्रव्य का मुख्य भाग है। जीव द्रव्य की सक्रियता जल से प्रभावित होती है। जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक के रूप में शरीर में होने वाली सभी जीवक क्रियाओं में भाग लेता है। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जल है, जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। क्या लिखा हुआ वहाँ पर, जैविक क्रियाओं में आपका जल जो है वो भाग लेता है। यह शरीर के ताप नियमन तथा पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करता है। तो जो भी हमारे शरीर का जो भी ताप नियमन होता है और पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है हमारे शरीर के अंदर, उसमें ये भाग लेता है।
इसके अलावा आपका क्या लिखा हो, इसके बाद आपका लिखा हो कि अकार्बनिक खनिज लवण, जो आपके खनिज लवण होते हैं वो क्या करते हैं, तो जो आपके खनिज लवण होते हैं वो अकार्बनिक खनिज लवण अनेक उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में भी सहायक होते हैं, जैसे कि दांतों व हड्डियों के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस। तो जो आपके खनिज लवण होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके विभिन्न अंगों के निर्माण में भी इनका संयोग होता है। जो आपके खनिज लवण होते हैं, जैसे कि आपके जो भी शरीर के अंग हो गए, जैसे आपका दांत हो गया, दांत की हड्डियाँ हो गई, दांतों में आपका कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके निर्माण में जो है वो आपके खनिज लवण काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका खनिज लवण किस किस चीज़ में, किस किस के निर्माण में आपका इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा आपका लिखा हुआ है लोहा, हीमोग्लोबिन तथा आयोडीन, थायरॉक्सिन के निर्माण में आवश्यक होता है आपका खनिज लवण। तो यहाँ पर आपको ये भी बता दिया गया। तो जो आपके खनिज लवण हैं वो आपके अनेक उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ये आपके शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में भी सहायक होते हैं, जैसे दांतों व हड्डियों के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस, लोहा, हीमोग्लोबिन तथा आयोडीन, थायरॉक्सिन के निर्माण में आवश्यक होते हैं आपके खनिज लवण। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई। तो यहाँ पर मैंने आपको जो आपके इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपको सारे यहाँ पर मैंने बता दिए आज की इस वीडियो में। तो कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विटामिन्स के बारे में, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी विटामिन्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं, और विटामिन्स का आपका रासायनिक नाम क्या होता है, इसके अलावा कौन कौन से विटामिन, कौन कौन सी चीज़ों से हमें कौन कौन सी विटामिन मिलती हैं, और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो सारी हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।